नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है, हरियाली से युक्त, और ये हमें कितना कुछ देती है। पीने के लिए शुद्ध पानी, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पेट भरने के लिए भोजन, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हमारी बेहतरी के लिए ये हमें कितना कुछ उपलब्ध करवाती है। लेकिन हम बदले में इसे क्या देते हैं? आप सोच में पड़ गए ना? ये प्रश्न न केवल आपके लिए है बल्कि हम सबके लिए है, और इस पर हम आगे भी बात जारी रखेंगे। लेकिन अभी मेरी घड़ी मुझे इशारा कर रही है कि ये वक्त हो गया है खबरें खेती की और मंडी भाव का। तो आइए देखते हैं ये कृषि समाचार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। और चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। प्याज की खेती, धान के खाली खेतों को उपजाऊ बनाएं, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, ट्रैक्टर चलित प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन और किसानों को मौसम विभाग की सलाह। प्याज की लाल रंग की प्रजातियों में पूसा रेड, पूसा माधवी, अर्का निकेतन, पंजाब सेलेक्शन, इसके अलावा N2 एग्रीफाउंड लाइट रेड एवं सफेद रंग की प्रजातियों में पूसा व्हाइट राउंड, पूसा व्हाइट फ्लैट मुख्य हैं। इसकी नर्सरी में बुवाई के लिए 4 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ती है। बुवाई करने के पहले पौधशाला की मिट्टी को थियरम या कैप्टॉन नामक फफूंद नाशक दवाई से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर अथवा 4 से 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिट्टी उपचारित करें। धान की कटाई के बाद खेत में बची फसल अवशेषों का ठीक ढंग से प्रबंध करके हम जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं। अधिकतर किसान भाई खेत में फसल अवशेषों को जला देते हैं। इससे जमीन का तापमान बढ़ने से खेत की मिट्टी प्रभावित होने के साथ साथ जमीन में मौजूद लाभदायक जीवाणु भी मर जाते हैं। साथ ही इन अवशेषों से मिट्टी को होने वाला जीवांश पदार्थ भी जलकर नष्ट हो जाता है। धान की कटाई के बाद नमी की अवस्था में खेतों में 15 से 20 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर का भुरकाव करके मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर दें। इससे ये फसल अवशेष जल्दी गल सड़ जाएंगे तथा मिट्टी में जीवांश की मात्रा में बढ़ोतरी होने के साथ साथ खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। साथ ही मिट्टी में लाभदायक जीवाणु की संख्या में भी वृद्धि होगी। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराने से हमारा नर पशु पालने का खर्च बच जाता है। साथ ही सांड या नर पशु से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हो जाती है। साधारण तौर पर गाय एवं भैंस ब्याने के लगभग 3 महीने के बाद मध्यकाल में आ जाती है, पर ध्यान रहे 2 ब्यातों के बीच 14 से 15 महीने का अंतर होना चाहिए। ऐसा करने से पशुओं की प्रजनन समस्याओं की पहचान हो जाती है, जिसके कारण गाभित गाय की सही पहचान से आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान से छोटी गायों का भी गर्भधारण किया जा सकता है और गाभित करने के समय चोट लगने का डर भी नहीं रहता है। देशी गायों को जर्सी अथवा होलेस्टीन फ्रीजियन से एवं भैंसों को मुर्रा नस्ल के सीमेन से गर्भधारण कराकर उन्नत नस्ल के पशुधन प्राप्त किए जा सकते हैं। ट्रैक्टर चलित प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन को प्लास्टिक फिल्म बिछाने में प्रयोग किया जाता है ताकि नमी को खेत की मिट्टी में संरक्षित कर उपयोग किया जा सके तथा अधिक ठंड के मौसम में बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी के तापमान को बढ़ाकर अंकुरण के अनुकूल बनाने के लिए भी यह तकनीक कारगर सिद्ध हुई है। मशीन में 400 मिलीमीटर व्यास के 2 अवतल डिस्क, 350 मिलीमीटर व्यास के 2 न्यूमैट्रिक ट्रेस पहिए, 600 मिलीमीटर के 2 न्यूमैट्रिक परिवहन पहिए, मिट्टी से प्लास्टिक फिल्म रोल किनारों को ढकने के लिए विशेष तकनीक से बने 2 स्केपर्स इस यंत्र की विशेषता है। और किसान भाइयों, अब आपके लिए मौसम विभाग की सलाह। मौसम विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई है कि संभावित मौसम में मिर्च टमाटर में लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु थायोमिथॉक्साम 25 DG 100 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए मंडी भाव। नमस्कार। सबसे पहले बात करेंगे मक्का के रुपए प्रति क्विंटल में भाव की। देवास में न्यूनतम भाव रहा 1100 रुपए, वहीं अधिकतम भाव रहा 1420 रुपए। मंदसौर में न्यूनतम भाव रहा 1270 रुपए और अधिकतम भाव रहा 1425 रुपए। नसरुल्लागंज में न्यूनतम भाव रहा 1180 रुपए और अधिकतम भाव रहा 1291 रुपए। सेंधवा में जहां न्यूनतम भाव रहा 1365 रुपए, वहीं अधिकतम भाव रहा 1370 रुपए। अब बात करेंगे धान उपज के मंडी भाव की। धान उपज का रुपए प्रति क्विंटल में मंडी भाव इस प्रकार है। बालाघाट में न्यूनतम 1200 रुपए, वहीं अधिकतम 1509 रुपए। जबलपुर में न्यूनतम 1100 रुपए और अधिकतम 1550 रुपए। उदयपुरा में न्यूनतम 1925 रुपए और अधिकतम 2070 रुपए। मुल्ताई में न्यूनतम 1470 रुपए, वहीं अधिकतम भी 1470 रुपए। गेहूं के रुपए प्रति क्विंटल में भाव इस प्रकार हैं। दतिया में न्यूनतम 1810 रुपए और अधिकतम 1930 रुपए। देवास में 1970 रुपए और अधिकतम 2100 रुपए। बैतूल में न्यूनतम 1913 रुपए, वहीं अधिकतम 2036 रुपए। गुलाबगंज में न्यूनतम 2100 रुपए, वहीं अधिकतम भी 2100 रुपए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम कृषि समाचारों पर जाने से पहले बात कर रहे थे प्रकृति के बारे में कि बदले में हम प्रकृति को क्या देते हैं। जब हमारी प्रकृति हमें हमारी बेहतरी के लिए इतना कुछ उपलब्ध करवाती है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इसका संतुलन बनाकर रखें, इसे साफ सुथरा रखें। ऐसे में जैविक खेती की सिफारिश की जाती है। जी हाँ, जहाँ अनेक रासायनिक खादों के उपयोग से हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है, ऐसे में जैविक खेती हमारी प्रकृति का संतुलन बनाकर रखती है। क्या है ये जैविक खेती? इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर AB सिंह जी को, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नवी बाग भोपाल के। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जैविक खेती क्या है। किसान भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। जैविक खेती के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैविक खेती एक हमारी प्राकृतिक खेती कह सकते हो, कार्बनिक खेती कर सकते हो, या ऐसी रसायन विहीन खेती जिसको कहते हैं, जिसमें हम कोई रसायन नहीं डालते हैं। हमारे जो भी फार्म पर संसाधन उपलब्ध होते हैं, उन्हीं को डालकर हम जो खेती करते हो, उसी को हम जैविक खेती कहते हैं। जी, तो ये रासायनिक खेती से किस प्रकार से अलग है? रासायनिक खेती में किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि रासायनिक खेती में किसान भाई हमारा जो है यूरिया, SSP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये सब चीज़ें डालता है। इसके अलावा और कोई पोषक तत्व किसान उसमें नहीं डालता है। लेकिन जैविक खेती में हमारे जो 16 पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, इसके अलावा और भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे पौधों के साथ साथ मिट्टी को भी ज़रूरत होती है। वो सबकी पूर्ति जो है कार्बनिक खादों से या जैविक खाद से पूर्ति होती है। तो इसलिए जो है हम एक संतुलित मात्रा में हमारे जैविक खेती में पौधों को पोषक तत्व मिलता है, जबकि रसायन में हमारा 2-4 पोषक तत्वों के अलावा किसान भाई हमारा कोई ध्यान नहीं देता। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो जैविक खाद हैं वो किस तरह से हमारी भूमि का पोषण प्रबंधन करती हैं। किसान भाई, आप देखते हैं कि जैविक खाद हम जो भी डालते हैं, जिसमें आपका गोबर खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद,
ये सब खादें हैं। इन खादों को हम जब खेत में डालते हैं तो आप ये देखें कि हमारा जो है, आप यूरिया जो डालते हैं 100 किलो मान लो यूरिया आप डाल रहे हो, नाइट्रोजन डाल रहे हो, उसके बदले में हम जब जैविक खादों को डालते हैं तो उसमें हमारे ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे पौधों को ज़रूरत है। जबकि आप यूरिया केवल डाल करके फसल उगाते हैं, या सिंगल सुपर फास्फेट जिसको आप बोलते हैं, या पोटाश जिसको बोलते हैं, इन चीज़ों को आप जब उगाते हैं तो हमारे 2-3 पोषक तत्व ही मिल पाते हैं। लेकिन जैविक खाद में हम नाइट्रोजन की मात्रा के बराबर, जैसे कि आप केचुआ खाद में हमारा 2% नाइट्रोजन मिलता है, कंपोस्ट में 1.5%, इसके बेस पे हम कंपोस्ट खाद को आपके यूरिया खाद की मात्रा के बराबर डालते हैं तो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति के साथ साथ उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, साथ साथ में हमारे उगने वाले पौधे भी अच्छे होते हैं। जैविक खाद का हम उपयोग करते हैं तो उससे हमारी फसलों के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसा है किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ आज बताना चाहूँगा कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान विगत जो है 12 सालों से रिसर्च कर रहा है और उस शोध में ये पाया गया कि जो भी किसान भाई अगर हमारा जैविक खेती करना चाहता है, अगर वो खेती को प्रॉपर तरीके से करे, जिसके लिए हमारा संस्थान जो है किसानों को काफ़ी प्रशिक्षण भी देता है, कई ढेर सारे उसके बारे में पुस्तकें भी लिखा हुआ है जिसमें बताया जाता है कि अगर किसान भाई प्रॉपर खेती करता है तो उसमें जो उसकी उत्पादन में पहले साल ज़रूर थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन उस दूसरे साल तीसरे साल हमारी रासायनिक खेती से पैदावार ज़्यादा होती है। जी, जैसे कि आपने बताया कि हमारे किसान भाई ये जैविक खेती के विषय में प्रशिक्षण भी ले सकते हैं, तो वो कैसे पहुंच सकते हैं, वो किस तरह से, उनको कहाँ जाना होगा, इस विषय में कुछ जानकारी दें। किसान भाई बहुत भोपाल में अपना ये भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है, आप वहाँ पे कभी भी आएँ और यहाँ पे आपको पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा और इसके बारे में हमारा संस्थान जो है आपको पैकेज जिसको बोलते हैं कि हम प्रैक्टिसेस कैसे, किस तरह से हम गेहूं की खेती, सोयाबीन की खेती, चने की खेती, सरसों की खेती जैविक पद्धति से करना चाहिए और कितना खाद डालना चाहिए, क्या क्या कीड़े बीमारियों को रोकथाम के लिए उपचार करना चाहिए, दूरदर्शन के माध्यम से। और इसके बारे में ढेर सारे हमारे पब्लिकेशंस भी किए जाए हैं जो किसानों के बीच में वितरित किया जाता है। हमारा कोई भी किसान वहाँ पे कभी भी आके निःशुल्क में मार्गदर्शन हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है और निःशुल्क में उनको गाइड भी किया जाता है। हाँ, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के माध्यम से जब भी कोई ग्रुप का किसानों का ग्रुप आता है तो वो लोग अपनी तरफ से व्यवस्था करके हमारे संस्थान में लाते हैं। इन किसानों को प्रशिक्षित करके हम उनको एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो जैविक खाद है ये कितने प्रकार की होती है? जैविक खाद किसान भाई, जो भी हम लोग खरपतवार, फसल अवशेष, गोबर, इन सब चीज़ों को हम जो भी खाद बनाते हैं उसको हम जैविक खाद बनाते हैं। इवन हरी खाद भी आपको कहें, हरी खाद भी आपकी आती है। तो इस तरह से जैविक खाद कई तरह के हैं जिसमें गोबर खाद कह सकते हो, मुर्गी की खाद कह सकते हो, केचुआ खाद कर सकते हो, कंपोस्ट कर सकते हो। ये सभी खादें जैविक खाद में आती हैं और इनको बनाने का बहुत आसान तरीका है जो कि हम आज बताएंगे भी कि आपको जैविक खाद बनाने की कैसे कैसे हम बना भी सकते हैं। अगर कई जैविक खादें ऐसी हैं जिसमें हम जो हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे रॉक फास्फेट पाइराइट को भी हम मिला करके जैविक खाद में न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद बनाने का हम लोग काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी उपयोगी जानकारी दी। धन्यवाद। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह
7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आइए आज के अपने इस अंक को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे अगले विषय पर। वैसे किसान भाइयों, आप में से बेसन के लड्डू या बर्फी किसको पसंद है? मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगा जिसे ये सब पसंद ना हो, क्योंकि मुझे तो ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे आप तो जानते ही हैं, हम सभी जानते हैं कि जो बेसन है वो चने की दाल से बनता है और चने की दाल चने से हमें मिलती है। वैसे किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि जो चना है वो रबी ऋतु में बोई जाने वाली बहुत ही प्रमुख दलहनी फसल है और इसका 70% भाग हमारे भारत में ही होता है। चने के अच्छे उत्पादन के लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए और बीजों को बोने से पहले उसका उपचार ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कहते हैं ना कि किसी भी विषय की जानकारी उसके विशेषज्ञ से बेहतर भला कौन दे सकता है, तो वैसे ही चने की जो उत्पादन तकनीक है कि आप चने का बेहतर उत्पादन किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी आज हम आपको दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से आर.पी. शर्मा जी, जो कि कार्यक्रम समन्वयक हैं कृषि विज्ञान केंद्र देवास में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कांटे वाले चने की जो किस्में हैं किसान भाइयों, उसमें JG 16 जो किस्म है, इसका दाना जो मध्यम आकार का रहता है और उपज जो है करीब 22 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर आती है। और ये किस्म जो है नई विमोचित किस्म हुई है, ये सीहोर कृषि महाविद्यालय से किस्म निकली है JG 16 और उत्पादन के मान से बहुत अच्छी किस्म है। ये 125 दिन में पक के तैयार हो जाती है। दूसरी हमारी जो किस्म है JG 6, JG किस्म का जो दाना है वो थोड़ा सा बोल्ड होता है JG 16 की अपेक्षा, और इसका जो छिलका है तो ऐसा लगता है मानो कि ये गुलाबी चना, किसान भाई इसको गुलाबी चना के नाम से भी गांव में कहते हैं। इसकी दाना बोल्ड है, एक गेंटी में एक ही दाना रहता है और उपज जो है 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। तीसरी किस्म है RBG 2 से 2, अभी यहाँ से विमोचित किस्म हुई है। जो हमारा राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर है, वहाँ से RBG 2 से 2 किस्में हैं। और RBG 2 से 2 किस्में है ना, तो अभी तक चने की जितनी भी प्रचलित किस्में हैं उन किस्मों से सबसे पहले पकने वाली या सबसे कम अवधि की किस्में, ये करीब 115 से 118 दिन में किस्म पक जाती है। और उत्पादन के मान से भी देखते हैं तो 18 से 20 कुंटल उपज इसकी जो है प्रति हेक्टेयर किसानों को प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो है JG 370 है, JG 226 है और कृषि विज्ञान केंद्र फार्म पे एक किस्म और लगाई हम लोगों ने, जाकी 9218। जाकी 9218 जो किस्म है ना, ये जो है बिल्कुल पीले कलर का दाना होता है इसका और पूरा जो है उखटा निरोधक किस्म है। किसान भाई जितनी भी मैंने आपको जो किस्में बताई हैं इनमें उखटा बीमारी बिल्कुल नहीं लगती है, उखटा के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता है इन किस्मों में। इसके बाद दूसरी जो चना है हमारा विशेषकर जो है यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, 6-7 देश के लिए हमारे यहाँ से निर्यात हो रहा है, वो है काबली चना, या इसको बोलते हैं हम लोग जो है छोले वाला चना। तो काबली चने में अभी हमारे किसान जो है डॉलर किस्म के नाम से लगाते हैं, कहते हैं डॉलर चना बोया हमने। लेकिन डॉलर जो चना किसान लगा रहा है काबली चना, उसमें विभिन्न प्रकार की कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, इसलिए इसकी जगह डॉलर की जगह काबली में हमारी जो नई किस्में निकली हैं IPC के 2024-29, ये जो है परवनी की किस्में बहुत अच्छी किस्में हैं। इसका दाना जो है मध्यम आकार का होता है और जो है उखटा निरोधक किस्में। दूसरी एक किस्में जो है कृपा जो किसान भाई है जो डबल डॉलर की बात करते हैं, तो डबल डॉलर जैसी किस्में कृपा, और पिछले साल भी हम लोगों ने इसको टेस्ट किया था और इस साल भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। ये किस्म जो है हमारे मालवांचल के लिए मतलब बहुत अच्छी किस्म है, किसान हमारे यहाँ इसको लगा रहे हैं। गए साल जो है उज्जैन में इसका बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया था, इंदौर कृषि विज्ञान केंद्र में इसका बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया था और इस बार कृषि विज्ञान केंद्र देवास में भी इसका बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जा रहा है और किसानों के खेत पर भी इस किस्म को हम लोगों ने टेस्ट किया है और इस साल जो है प्रदर्शन के रूप में इस किस्म को हम लोग ले जा रहे हैं। एक और किस्म है जवाहर काबली चना 3 और जवाहर काबली चना 2, ये काफ़ी अच्छी किस्में हैं। इन किस्मों में बिल्कुल जो है उखड़ा बीमारी नहीं आती है और किसानों को उपज भी जो है 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। इसके बाद किस्मों के बाद किसान भाइयों बात करते हैं खाद एवं उर्वरक। अभी तक दलहनों में क्या है, किसान भाई दलहन उन खेतों में करते हैं जो खेत कमज़ोर होते हैं और इसी का परिणाम है कि जो है हमको चना का उत्पादन जो है जो 33% हमारी जो
राष्ट्रीय में और मालवा की जो उपज में जो अंतर है उसका मुख्य कारण यही है कि किसान भाई खाद एवं उर्वरक चने में नहीं दे पाते हैं। तो इसमें हम लोग जो है 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम स्फुर और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर बोने से पहले देते हैं। इसलिए किसान भाइयों, बोने जो भी किसान भाई अभी चना, कुछ किसान भाई चना बो चुके हैं और जो किसान भाई चना बोने के लिए हैं, उनसे निवेदन है कि 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर बोने से पहले दें। या जो है 125 किलोग्राम इसके रूप में जो है 125 किलोग्राम DAP और 33 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास भी आप प्रति हेक्टेयर बोनी से पहले दे सकते हैं। अथवा DAP नहीं है तो NPK 12-32-16 भी आप जो है 1 बोरी 1 बीघा में या 4 बैग 1 हेक्टेयर में डाल सकते हैं, तो उससे भी इसकी खाद की पूर्ति हो जाएगी। किसान भाइयों, विशेष ध्यान रखना है कि इसमें हमको राइजोबियम और PSB जो कल्चर आता है, कल्चर का उपयोग जरूर करें। कल्चर का उपयोग करेंगे तो इसमें जो है गठानों की मात्रा बढ़ेगी, और गठानों की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से मानिए कि आपकी इसमें उपज में वृद्धि होगी। इसमें 2 प्रकार के कल्चर होते हैं, एक राइजोबियम कल्चर और एक PSB कल्चर। आजकल तो ये कल्चर जो है लिक्विड फॉर्म में भी आने लगा है, तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं उसमें। वैसे 5 ml प्रति लीटर, 5 ml 1 किलो बीज के मान से दोनों ही कल्चर को हम लें और लगाने के बाद इसमें लगा दें। तीसरा जो है बीज उपचार का अपने आप में बड़ा महत्व है, और बीज उपचार यदि किसान भाइयों ने कर लिया तो इसमें राजपुन्य बीमारी है, फ्यूजियम बिल्ट जो आता है, कॉलर रॉट बीमारी है, तो बीमारियाँ इसमें बिल्कुल नहीं आती हैं। और बीजोपचार करने के लिए सबसे अच्छा जैविक फफूंदनाशक है हमारे पास, ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा विरिडी से यदि आपने बीजोपचार कर दिया तो निश्चित रूप से मानिए इसका जो भोजन है वो खेत में उपस्थित फफूंद है। तो ये ट्राइकोडर्मा के जीवाणु हैं, वो जीवाणु खेत में फैल जाते हैं और फफूंद को ढूंढ के धीरे धीरे खाते हैं। इनका भोजन ही जो है ये इसके जीवाणु, इसके ट्राइकोडर्मा का जो भोजन है वो फफूंद है, तो फफूंद को पूरे खेत में खाएगा। वो आपकी फसल का, चने की फसल का विशेषकर मान लीजिए तो एक प्रकार का बीमा जैसा हो जाता है। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया, ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद, सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जिसमें कि जो भी जानकारियां हमने दी वो हम उम्मीद करते हैं कि आप अमल में ज़रूर लाएंगे और उससे लाभान्वित भी होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप पत्रों के माध्यम से निश्चित तौर पर हम तक पहुंचा सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, और पिन कोड है 462013। और इसके साथ ही आप अपने सुझाव ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanbhopal@gmail.com। और इसके अलावा अब आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं।
लेकिन फिलहाल ये अंक यहीं पर समाप्त करने की मुझे यानी निहारिका को दीजिए अनुमति। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।